Okay, good afternoon, everyone. I said good afternoon, everyone. Very good. What were we discussing yesterday? कुछ तो पढ़ रहे थे यार सर. I think we were discussing SA 705, right? ये तुमने क्या बैग लगा के रिजर्वेशन करके रखा है सीट का? I understand कि तुम्हें शायद वो पसंद है, but don't apply here. अतुल, ये आवाज तो कम ही करना है, सिस्टम का भी आवाज कम करना है, आवाज बढ़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना बाद में. हाँ, कर देना तुम्हें. रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट करना चाहिए. कर अभी पहले करेगा बाद में करेगा, कर सकता है. थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दे. हाँ, तो कल लास्ट क्या पढ़ा था हमने? आई थिंक वी वर डिस्कसिंग 705, राइट? टुडे वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज SA 706. आई नो अगर आपको 700 705 थोड़ा ट्रबलिंग लगा है, थोड़ा ट्रबल एक दिन और सहन कर लूं. वन मोर डे. फ्रॉम टुमारो आई प्रॉमिस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आई एम अज्यूमिंग कुछ तो थोड़ा बहुत लास्ट 4 दिन में भी समझा होगा. वैसे इतना बुरा हालत नहीं होगा, बट ठीक है. रिपोर्टिंग रिलेटेड एक और इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड है जो पढ़ना चाहिए आपने. एंड कल से मैं प्रॉमिस करता हूं इतना बेसिक लेवल का कंटेंट रहेगा कि आपको लगेगा हाँ हो जाएगा. डोंट वरी. So let's start with SA 706 today. That is emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. मतलब आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2 और पैराग्राफ्स आते हैं. एक कहलाता है EOM पैराग्राफ, दूसरा कहलाता है अदर मैटर पैराग्राफ, दैट इज OM पैराग्राफ. ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मजा आ जाएगा आपको आइडियली. लुक एट द नेम. एक वर्ड है EOM, दूसरा वर्ड है OM. एक बात बताओ, जितना आपको अभी तक थोड़ा बहुत ऑडिटिंग समझा है, आपके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन तो आ गया, अदर देन ओपिनियन क्या बाकी है? व्हाट इज लेफ्ट अदर देन ओपिनियन? क्या आ सकता है? और देखो, मेन चीज ओपिनियन था, राइट? वो तुमको समझ चुका है. अदर देन ओपिनियन क्या बचा है आपके रिपोर्ट में आने के लिए? क्या पता सर, बहुत सारी चीजें हो सकती है. अच्छा, कोई ऐसी चीज जो शायद मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होगी बट इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे यूजर्स के लिए. यूजर्स मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल से, वो तो मालूम है ना कम से कम एटलीस्ट. ठीक है, और कुछ? अच्छा, एक बच्चा बोलता है समथिंग विच इज नॉट मटीरियल. एक बच्चे का तो और भी खतरनाक है. याद है कल एक बात बोला था तुमको मैंने कि तुम्हें ऑडिट करते हुए गलतियां मिली, तुमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया गलतियों को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए. याद आया क्या? जो करेक्शंस करवाए होंगे वो भी तो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में आ सकते हैं ना. बेसिकली एक सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए ना तुमको, खुद साइन करके. ऑडिट रिपोर्ट में खुद का साइन नहीं आता ना कि हमने इनसे ये गलतियां ठीक करवाई, उसके ऊपर साइन भी खुद ही कर लो. यूजलेस. ऐसा नहीं हो सकता है यार. ऑब्वियसली तुम्हारी रिपोर्ट में तुम वो क्यों लिखेगा और खुद ही साइन करेगा उसके ऊपर? ऑडिट रिपोर्ट पे मैनेजमेंट का साइन नहीं आता है, मालूम है ना? फॉर्मेट पढ़ा है तुमको मैंने, यस और नो? एक ही सिग्नेचर था, किसका? ऑडिटर का. तो सर मैनेजमेंट साइन नहीं करता है उधर, तो क्या आ सकता है? सुनो मेरा बात. हो सकता है while doing the audit you come across certain matters. while doing audit you come across certain matters जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट तो है. मैटर्स विच आर सिग्निफिकेंट. अगर एकदम इनसिग्निफिकेंट है ना, या इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो मेरे रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए यार. वो मेरे रिपोर्ट में इंक्लूड करके फायदा ही नहीं है. वैसे भी मेरे रिपोर्ट को समझना लोगों के लिए चैलेंजिंग है. एंड अगर मैं उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा तो यार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा ना.
सो 100% रिपोर्ट में अगर कुछ आप इंक्लूड करने वाले हो, इट हैज टू बी सिग्निफिकेंट. तो सर, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते हुए ऐसा लगता है, आई हैव कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स विच आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट फॉर हुम? फॉर माई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सर, शायद मैं उन मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकता हूं. सर, एक आध एग्जांपल दो. लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल जो आपको समझ में आएगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल. इधर आओ. आपके मॉड्यूल्स में 1D.50 एक ओल्ड फॉर्मेट रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का. क्या रहेगा? ओल्ड फॉर्मेट रहेगा ऑडिट रिपोर्ट का. 1D.50 इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. अच्छा, ये नया, ये ओल्ड फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट है? न्यू फॉर्मेट है सर. सबसे पहले क्या आ गया? डायरेक्टली ओपिनियन हेडिंग आ गया क्या? देन वी हैव बेसिस फॉर ओपिनियन. एंड कैन यू सी a heading called as emphasis of matter? हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इंपॉर्टेंट है कंटेंट. अंदर कंटेंट देखो क्या लिखा है. वी ड्रॉ अटेंशन, एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स, जो डिस्क्राइब करता है. क्या डिस्क्राइब करता है सर? इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ अ फायर इन द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज. डज इट साउंड लाइक अ इंपॉर्टेंट मैटर? अरे, डज इट साउंड लाइक अ इंपॉर्टेंट मैटर? सर, मतलब सिंपल ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऑडिट के दौरान हो सकता है यू कम अक्रॉस सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स विच यू बिलीव शायद वो भी मेरे यूजर्स को पता होने चाहिए. क्या होने चाहिए? मेरे यूजर्स को पता होने चाहिए. तो आप उन मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो. सर, एक काम करो, थोड़ा एक बात बताओ. ये जो मैटर आ रहा है, क्या ये मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंटेड है? क्या लगता है आपको कंपनी ये ऐसा मैटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता होगा? That there was a fire during the year in our production facility. ऐसा मैटर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करता होगा? 100% नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ेगा यार उसको. अरे, इंक्लूड करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. अरे हाँ या ना? मतलब सुनना एवरीवन, इफ ऑडिटर बिलीव्स ही हैज कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स विच आर ऑलरेडी presented or disclosed in the financial statements. वापस से, I come across certain matters जो already presented या disclosed हैं. कहां पर? Financial statements के अंदर. बट मुझे लगता है they are extremely important for my users. They are extremely important for my users. मैं उन मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी इंक्लूड करना चाहता हूं, तो मैं इन मैटर्स को अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग में इंक्लूड कर दूंगा. दैट हेडिंग विल बी कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर. मतलब आई वॉन्ट टू एम्फसाइज, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस कि ये हेडिंग में आने वाला मैटर सिग्निफिकेंट है. वापस से रिपीट कर रहा हूं. अगर ऑडिटर को लगता है उसे कोई ऐसा मैटर मिला है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर मुझे लगता है ये मैटर मेरे यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस मैटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग में इंक्लूड कर सकता हूं. दैट हेडिंग इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर हेडिंग. बात थोड़ा समझ में आया क्या? क्या ये एग्जाम्पल देख के इतना समझ गया जो बोला है? सर, एक डाउट है यार. जब ये मैटर ऑलरेडी आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है, वापस से ऑडिट रिपोर्ट में लिख के फायदा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आपने खुद बोला सर ये मैटर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. किधर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो वापस से ऑडिट रिपोर्ट में क्यों इंक्लूड करना चाहते हो आप इसको? व्हाट इज द एडवांटेज? सर, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कंपनी के जो यूजर्स हैं वो सारे नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ते हैं? अगर आप एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के नोट्स टू अकाउंट्स का लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे, इट विल रन इनटू अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 पेजेस. Are you understanding my point? Very few across the world will actually read the entire financial statements, including the notes. इसीलिए ऑडिटर के ऊपर एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया. हाँ, ये मैटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बट अगर आपको लगता है बहुत सारे मैटर्स प्रेजेंटेड रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बट उनमें से कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है जो मेरे यूजर ने पढ़ना ही चाहिए, जो मेरे यूजर को पता होना ही चाहिए, तो आप उन मैटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी इंक्लूड कर दो. उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में जो जगह दिया है, उस जगह का नाम या उस हेडिंग का नाम क्या है? एम्फसिस ऑफ. थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या? सी, दे आर पुटिंग एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑडिटर. मैनेजमेंट ने तो रिपोर्ट या डिस्क्लोज किया ही होगा,
हम चाहते हैं, मैनेजमेंट ने तो बहुत सारी चीजें रिपोर्टेड डिस्क्लोज की होगी, सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में एक यूजर नहीं पढ़ने वाला है, बट आई वांट कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कम अक्रॉस किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, व्हाई नॉट इंक्लूड दैट इन योर ऑडिट रिपोर्ट? डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर, बिल्कुल लॉजिकल बात है, ऐसा होना ही चाहिए ना यार। कि ये एक एग्जाम्पल और थोड़ा मतलब समझ में आया है क्या? एक काम करो, नोटबुक्स निकालो, थोड़ा कंटेंट लिखेंगे, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है? नोटबुक्स गिवन एक्स हेडिंग SA706, SA706, SA706. Under that, number 1, emphasis of matter paragraph. 706, under that number 1, emphasis of matter paragraph. पहला हेडिंग लिखेंगे emphasis of matter paragraph. उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1. हम कहां पर हैं? 706 में. ये स्टैंडर्ड नंबर है 706, जिसका नाम क्या है? EOM एंड OME है. दो ही वर्ड्स है इसमें. कौन कौन से? एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड दूसरा अदर मैटर. दोनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. दैट इटसेल्फ इज द नेम ऑफ 706. तो अंडर दैट राइट डाउन EOM में पॉइंट नंबर 1. अंडर EOM राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट, if in auditor's judgment, if in auditor's judgment there exists a matter, if in auditor's judgment there exists a matter which is, there exists a matter which is appropriately presented or disclosed, which is appropriately presented or disclosed, which is appropriately presented or disclosed in the financial statements, appropriately presented or disclosed in the financial statements, comma, but in auditor's judgment it is of so much importance, in auditor's judgment it is of so much importance, it is of so much importance for the users, so much importance for the users, for fundamental understanding of financial statements, for fundamental understanding of financial statements, fundamental understanding of financial statements, then he may include such matters, then he may include such matters under EOM heading. He may include such matters under EOM heading in his audit report. EOM heading in his audit report. ध्यान से वापस सुनना एक बार, और जो लिखा है वो वापस पढ़ना भी एक बार. अगर ऑडिटर के जजमेंट में कोई ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, किधर? फाइनेंशियल्स. मतलब सर ऐसा लग रहा है बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रहे हो. EOM हेडिंग में आने वाला मैटर कंपल्सरीली प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड होना चाहिए. किधर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. अगर हां और आपको लगता है सर वो प्रेजेंटेड तो है उधर, पर मेरे को लगता है मेरे यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सर क्यों इंपॉर्टेंट आपके यूजर्स के लिए? और मेरे को लगता है ये मैटर पढ़े बिना उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट इज फंडामेंटल टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो मैं इस मैटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग में इंक्लूड करूंगा. दैट हेडिंग इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. बात समझ में आया है क्या? डेफिनेशन क्लियर है क्या? पक्का? सर एक बात बताओ, अगर मान लो ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं होता,
हो सकता है ना यार, तो क्या करोगे? अगर ये मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या करोगे? सीधा मॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे डायरेक्टली। अरे तुम्हारे पास एक और पैराग्राफ है ना यार, वो अदर मैटर पैराग्राफ। अरे एक और बचा है ना यार। अगर कोई एक मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है, क्या करोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन पे चले जाओगे या ये अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में सोचोगे? अरे सर, आई कांट गिव एन आंसर। व्हाई? आई नीड टू नो कि वो मैटर क्यों प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है। पहला क्वेश्चन तो, क्या एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, याद है क्या वर्ड एफआरएफ? मतलब एज पर आवर इंडियन गैप ये रिक्वायरमेंट है क्या कि इस मैटर को आपने डिस्क्लोज करना चाहिए? अगर हाँ रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल 3 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ये मैटर आपने डिस्क्लोज करना चाहिए, और फिर अगर कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये गलती है क्या? अरे अगर ये गलती है तो अगर वो ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट हुआ तो किधर चले जाओगे? यू विल गो टू 705। अरे हाँ या ना? मतलब सर सिचुएशन समझो, अगर आपको पहले देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये गलती है या नहीं है, उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा कि भाई जो मैटर मैं कंसीडर कर रहा हूं। चलो एक एग्जांपल दे दो सर। तुमको एक एस पढ़ाया नहीं होगा शायद, सब्सिक्वेंट इवेंट सुना है क्या तुमने? क्या होगा मेरा यार, AS4 पढ़ा है तुमको अभी तक? ऑल द बेस्ट। There is something called as subsequent event. That means event which takes place after balance sheet date. I don't trust you guys. वापस सुनो। Events which takes place after balance sheet date, they are called as subsequent events. अब वो भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। पढ़ाएंगे आपको AS4 में, डरो मत, डोंट वरी। पॉइंट ये है, उस AS4 के हिसाब से जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग करना मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपैक्ट आना चाहिए। नॉन एडजस्टिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। समझा क्या मेरा बात? बट इन इवेंट्स का डिस्क्लोजर जरूर आता है। क्या आता है? डिस्क्लोजर जरूर आता है। मतलब ये इवेंट्स अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। ये रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। किसका रिक्वायरमेंट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अगर मैं बोलता हूं कोई ऐसा इवेंट है जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने डिस्क्लोज करना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, अगर आप वो नहीं करते हो, पॉइंट ये है, आपको भले कॉन्सेप्ट नहीं आता हो पर ये तो मालूम है व्हाट वाज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल AS, आपने वो नहीं किया। इज दिस नथिंग बट अ मिसस्टेटमेंट? एटलीस्ट ये तो समझ सकते हो ना आप। आई अंडरस्टैंड, सी इट इज नॉट माई जॉब टू टीच यू AS4 राइट नाउ, एंड आई विल नॉट, आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी। डू यू गेट माई पॉइंट? आई विल स्टिक टू माई स्टैंडर्ड्स। सो माई पॉइंट इज, एटलीस्ट ये समझ में आ गया मेरे एक्सप्लेनेशन से कि जो स्टैंडर्ड बोलता है अगर वो नहीं किया तो मिसस्टेटमेंट है। तो मतलब सुनो, कभी भी किसी को ऐसा अब्रप्टली आंसर नहीं देने का। किसी ने पूछा ना कि मैटर्स डिस्क्लोज नहीं किया, अरे तो क्यों डिस्क्लोज नहीं किया? क्या ये मैटर्स डिस्क्लोज करने का जरूरत था क्या? अगर हां फिर नहीं किया तो गलती है। अरे समझा क्या मेरा बात? तब तो मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। अगर जरूरत ही नहीं है डिस्क्लोज करने की तो फालतू डिस्क्लोज करेगा ही क्यों? अरे समझा क्या मेरा बात? मतलब सर ये तो क्लियर है, अदर मैटर पैराग्राफ हमको मालूम नहीं। तुमको लगा था तुम सुनते सुनते अदर मैटर पैराग्राफ भी समझ जाओगे, वो अलग है, उसको आने दो मत बीच में। EOM के लिए वो मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज होना चाहिए। क्या आपको थोड़ा डेफिनेशन समझ में आया क्या? कैन वी डिस्कस वन मोर एग्जांपल? EOM पक्का समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 706, एक और रिपोर्ट, पुराना रिपोर्ट है इस बार, स्पाइस जेट का, मजेदार है। और ये मतलब मेरा फेवरेट आज नहीं है, मैंने इसको अपनी बुक में आज नहीं इंक्लूड किया है। ये 2014 का रिपोर्ट है और 2015 से है अपने पास में, ठीक है। मॉड्यूल 1D.48, इट्स अ ओल्ड रिपोर्ट ऑन स्पाइस जेट, ओल्ड रिपोर्ट ऑन स्पाइस जेट। कैन यू सी a paragraph called as emphasis of matter paragraph? कुछ तो दिख रहा है क्या? Can you read the content inside? It's on page number 1D.49. 1D.49, मजेदार है एकदम।
कुछ तो डेंजरस है। देखो, वी ड्रॉ अटेंशन, एवरीवन ढंग से सुनना, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर blah blah blah, which indicates company has incurred a net loss of 10,000 million during the year only. The company's total liabilities exceeds its total assets by 10,194 million. Only, obviously. Sorry. These conditions, along with other matters, indicate that there is an existence of material uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern. मतलब सर कंपनी की हालत खराब है 100%। और आपने ओपिनियन कौन सा दिया है? सर यार एडवर्स देना चाहिए ना यार, ये परवेजिव लग रहा है ना ये। और 10,000 मिलियन यार, डोंट थिंक इट इज परवेजिव इन नेचर? कुछ तो पढ़ाया था परवेजिव वर्ड, और पढ़ाया था क्या वर्ड परवेजिव कुछ तो? डोंट यू थिंक इट इज परवेजिव इन नेचर? बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है यार। 10,000 मिलियन किसे कहते हैं इंडिया के अंदर? सुनो, कल एक बात बोला था तुमको मैंने, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, इसका डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है तुम्हारे ऑडिट ओपिनियन से। अगर कंपनी इसको ढंग से रिपोर्ट ना करे, गलत तरीके से अकाउंटिंग करे, कुछ डिस्क्लोजर्स को छुपाए, तो गलत है। बोला था कि नहीं बोला था? मतलब इट्स जस्ट दैट कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट ग्रेट, डज नॉट मैटर कि मैं डायरेक्टली कोई सा भी ओपिनियन उठा के दे दूं। मेरा ओपिनियन का रिलेशनशिप किससे है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपने अकाउंटिंग किया है, जो आपने डिस्क्लोजर दिया है, वो सही है या नहीं है। याद आया कि बोला था कि नहीं बोला था? अब सुनो मेरा बात, सिचुएशन क्या बोलता है, 2 मिनट के लिए सुनने का ट्राई करो। 2014, लिटरली अराउंड 2013, 14, 15, 2-3 years were one of the toughest years for airline industry. बट वहीं से ही थोड़ा सा रिवर्सल शुरू हुआ था। मतलब ये वो टाइम है जब किंगफिशर ऑलमोस्ट हैपेंड, मतलब कंपनी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। समझ रहे हो मेरा बात? स्पाइसजेट एज अ कंपनी वाज रनिंग इनटू एक्सट्रीमली हेवी लॉसेस, जो विजिबल है आपको नंबर्स देख करके। और यहीं से स्पाइसजेट का एक्चुअल रिवर्सल भी स्टार्ट हुआ था। रादर दिस इज वन ऑफ दोस स्टॉक्स व्हिच आई स्टार्टेड ट्रैकिंग आफ्टर माय क्वालिफिकेशन in 2012 के onwards. This was around 20 rupees around this time. From 68 it come to 20 rupees because airline industry was shaking across India. एक ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका था, लोगों को लग रहा था बाकी पैसा बोरो करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एक अगर डिफॉल्ट होता है इंडस्ट्री में, बाकी प्लेयर्स के लिए पैसा बोरो करना और मुश्किल हो जाता है। समझ लो मेरा बात? एंड क्योंकि एक ने डिफॉल्ट किया किंगफिशर ने, बाकी लोग ट्राई करते उसका मार्केट कैप्चर करने का। सो एवरीवन स्टार्टेड प्राइस वॉर। लाइक फॉर एग्जांपल, फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर द फ्लाइट टिकट्स विल कॉस्ट यू 1100 रुपीज। फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट टू वेर यू वांट टू गो विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज। समझा क्या मेरा बात? और जबकि एयरलाइन को बेचारे को बाकी सारा कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है। ये रियलिटी था। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब इतना चैलेंजिंग था एक एयरलाइन के लिए। बट अराउंड दिस टाइम पीरियड समथिंग मैजिकल हैपेंड फॉर स्पाइसजेट। जो स्पाइसजेट के ओरिजिनल प्रमोटर थे मिस्टर अजीत सिंह, ही केम बैक एंड ही डिडंट कम खाली हाथ। वो उस जमाने में 1000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लेके आए थे। समझ रहे हो मेरा बात? एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। रादर इसके बाद में एक ऐसा क्वार्टर था जब एयर इंडिया ने भी बोला वी हैव पॉजिटिव कैश फ्लोज। समझ रहे हो क्या मेरा बात? That was the time where धीरे धीरे it was a reverse. I hope you understood what I said. That was the time where everyone realized कि एयरलाइन के लिए परफेक्ट रिवर्सल सिचुएशन है। समझ रहे हो मेरा बात? एंड स्पाइसजेट वहां से वापस फ्लाई करना शुरू हुआ। बट प्रॉब्लम सुनो, ये तो स्टोरी हो गया। यू आर द ऑडिटर, डू यू गेट माई पॉइंट? क्या 10,000 मिलियन का लॉस होना है तो रिस्की फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्लियरली एक बात बोल रहा है, देयर यहां इंडिकेशन है कि सर एग्जिस्ट करता है क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी, कि शायद कंपनी कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है अलग से। बट ये मैटर कंपनी छुपा नहीं रहा है, कंपनी खुद रिपोर्ट कर रहा है अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। एंड दिस इज समथिंग विच एवरीवन नोज अबाउट द इंडस्ट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये मैटर डोंट यू थिंक इज सिग्निफिकेंट फॉर माई यूजर्स?
अरे 100% सिग्निफिकेंट है यार, माई यूजर शुड नो अबाउट दिस। बट सुनो, अगर कंपनी का मैनेजमेंट इसको अक्नॉलेज ना करे, इसको डिस्क्लोज ना करे, तो ये गलती है और परवेजिव नेचर की भी है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली बता रहे हो कि शायद कंपनी कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, जो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, उस चीज को आप छुपा रहे हो। वो चीज तो 100% गलत है और परवेजिव नेचर की गलत है। आई होप परवेजिव वर्ड मालूम है आपको, मैंने बहुत बार बताया, यस और नो। मतलब बॉटम लाइन, इट लुक्स लाइक इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बट देन एट द सेम टाइम एज अ ऑडिटर, कंपनी कुछ गलत नहीं कर रहे, उनका बिजनेस खराब चल रहा है वो अलग स्टोरी है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। तो सर मैं अननेसेसरीली उसको क्यों बोलूं आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर? याद है एक मॉडिफिकेशन था, व्हाई विल आई गिव यू एडवर्स? मैं क्यों करूंगा ऐसा? आई विल नॉट डू दिस। डू यू गेट माय पॉइंट? सर एक बात बताओ, ये मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर बन गया कि कुछ साल बाद एक अमेंडमेंट आया। इधर आओ, आपके नोटबुक्स में जा रहा, तुम जाओ जरा नोटबुक्स में तुम्हारे, कैन यू सी समथिंग कॉल्ड एज रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट? तुमको कुछ कंटेंट लिखाया था क्या उसका? मैंने रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट का कुछ कंटेंट लिखाया था क्या तुमको? मैंने वहां पर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ है क्या? ऐसा कंटेंट पढ़ना शुरू करूं ना, टाइटल, एड्रेसी, दिख रहा है क्या? अ स्टेटमेंट, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, और फिर आगे क्या दिख रहा है आपको? एक कुछ दिख रहा है क्या? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, दिख रहा है क्या? ग्रेट, इधर आओ, एक सैंपल रिपोर्ट दिखाता हूं तुमको, एक्चुअल रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं, डोंट वरी। पहले एक सैंपल रिपोर्ट। फाइनली जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए, उन्होंने रियलाइज किया इंडिया में बहुत सारे कंपनीज में ये सिचुएशन है, और ये अपने आप में इतना खतरनाक सिचुएशन है कि कंपनी में गोइंग कंसर्न इशू आ सकता है। ये मैटर को एक अलग से जगह देना चाहिए अपने ऑडिट रिपोर्ट में। उन्होंने रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से पैराग्राफ बनाया। ढंग से देखो, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट है ये, टाइटल से यस, एड्रेसी, स्टेटमेंट, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, कैन यू सी हेडिंग कॉल्ड एज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, दिख रहा है क्या? ये आपके मॉड्यूल में है, पेज नंबर 1C.96। तुम अभी डरने का नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, किस पेज पे किधर गया, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, वो मैं वापस उधर वापस आऊंगा। अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ कि भाई क्या बता रहा हूं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाए एटलीस्ट। 1C.96, आर यू देयर? यहां पे कैन यू सी ए पैराग्राफ, हेडिंग मिलेगा आपको 1C.96 पे, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। लुक एट द कंटेंट। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर XY which indicates that the company has incurred a net loss, and as on that date company's liabilities exceed its assets by this। ये सब चीजें इंडिकेट करती है that there is a material uncertainty, जिसकी वजह से शायद कंपनी के एबिलिटी पे डाउट आएगा। सर लग रहा है क्या जो स्पाइस जेट में 2014 में लिखा था वो 2019 में एक रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में कंटेंट बन के आया? क्योंकि जो 2014 में स्पाइस जेट की रिपोर्ट में आया था वो चीज दुनिया के बहुत सारे कंपनीज में ऑलरेडी हो चुका था। हमने स्टैंडर्ड्स बाद में रिवाइज किए। सुनो, जैसे हमारा है इंडियन गैप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पक्का? वैसे हमारे हैं इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज एसएस। ऐसे ही इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनको बोलते हैं आईसाज। कुछ नहीं, ऐसे ही है, ऐसा कैसे? आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। समझा क्या मेरा बात तुम? उधर ऐसी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसको हमने हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड्स के लिए बाद में बोरो किया। समझ में आया क्या मेरा बात? मतलब सर सुनो मेरा बात, आपने जो स्पाइस जेट वाला केस दिखाया ये इंपॉर्टेंट मैटर है, मेरे यूजर्स को पता होना चाहिए। और एक जमाने में बिफोर दिस रिवाइज रिपोर्ट हैपेंड, हम उस मैटर को इंक्लूड करते थे वेयर अंडर एम्फसिस। अरे दिखाया था ना तुमको मैंने, किधर इंक्लूड करते थे? अंडर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बट सर वो मैटर अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया कि सिर्फ उस मैटर के लिए एक अलग से हेडिंग आ गया। किधर? मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। कहां पर? मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। नाउ दैट हेडिंग, अच्छा एक बात तो,
क्या ये तुम हर कंपनी के रिपोर्ट में इंक्लूड करोगे ना लॉजिकली? यू विल इंक्लूड दिस इन एवरी कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट, राइट? नहीं, ओनली व्हेन देयर इज सच अनसर्टेनिटी तभी आएगा ना यार। इसीलिए नोटबुक में लिखाया था ओनली व्हेन एसए रिवाइज्ड एसए 570 इज एप्लीकेबल। जब ये रिवाइज्ड एसए 570 कुछ तो है रिलेटेड टू व्हाट, गोइंग कंसर्न, अगर ये सिचुएशन आएगी तो ही एक अलग से आपके रिपोर्ट में हेडिंग आता है। उस हेडिंग का नाम ही क्या रहेगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। सर यार शुरुआत किया था एम्फसिस ऑफ मैटर से, पर थोड़ा ट्राई करो सर वापस से। ईओएम मतलब कुछ तो ऐसा मैटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है किधर इंक्लूड करूंगा? ईओएम में। सर सब इंक्लूड करो ईओएम में, और एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी। बट सर उसमें एक मैटर अब इंक्लूड मत करना, वो ये मैटर है। कौन सा वाला? मटीरियल अनसर्टेनिटी। क्यों सर? क्योंकि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से हेडिंग बना के दिया इसके लिए। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सेम एग्जांपल लिखना चाहिए, आपके ऑडिट रिपोर्ट में ये मैटर कौन से हेडिंग में आएगा? ऑप्शन नंबर ए ईओएम, ऑप्शन नंबर बी ओएम, ऑप्शन नंबर सी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। जिसको नहीं मालूम वो क्या सोचेगा, ये तो कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, गलत ही ऑप्शन है पक्का, क्योंकि अंदर ऐसा वर्ड है ना, दिख रहा है यहां पे ऑलरेडी। या जो और ज्यादा दिमाग लगाए वो बोला वर्ड वर्ड एक ही मैच होता है, तो यही आंसर सही होना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? बट पता होना चाहिए रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में पहली बार ये नया हेडिंग इंक्लूड किया गया, और हमने इस चीज को लिखा है हमारी नोटबुक के अंदर। लिखा है कि नहीं लिखा है? पक्का? थोड़ा समझ में आया? कोई डाउट है? सर अगर मेरे से एग्जाम में उल्टा पूछ लिया, ईओएम पैराग्राफ क्या है, डेफिनेशन लिखो और एक एग्जाम्पल लिखो। डेफिनेशन लिख लोगे क्या एटलीस्ट? नोटबुक में चेक करो, डेफिनेशन तो लिख लोगे क्या एटलीस्ट? एग्जाम्पल क्या लिखोगे बोलो? एग्जाम्पल क्या? अरे फायर वाला एग्जाम्पल था ना यार, सबसे आसान एग्जाम्पल है। अरे बताया था ना तुमको सबसे आसान एग्जाम्पल। अरे ये एग्जाम्पल दिखाया था तुमको बच्चों, देखो याद है क्या एग्जाम्पल? सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से किया था बेटा। वी ड्रॉ अटेंशन दैट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ फायर इन कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी। दिख रहा है कैसा? पक्का? सर यार एक प्रॉब्लम और है, ये बार बार नोट एक्स क्या है? सुनो, हम एम्फसिस ऑफ मैटर में, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन, जब हम एम्फसिस ऑफ मैटर हेडिंग में कोई मैटर इंक्लूड करते हैं तो जो कंटेंट है वो तो आएगा ही कि भाई मैटर क्या है, वो तो लिखना ही है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आएगा। ये मैटर के बारे में अगर डिटेल्स पता करनी है तो नोट्स टू अकाउंट्स में कहां जाना है, उसका रेफरेंस आएगा। ये जो नोट नंबर एक्स है ना, मतलब ये सैंपल दिया है कि भाई नोट नंबर 45 हो सकता है कंपनी में, तो उस नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस आएगा ताकि मेरे यूजर को पता चले बहुत सारे नोट्स है, बट इस मैटर रिलेटेड अगर मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इस नोट के ऊपर जाना चाहिए। मतलब सर क्लियर हो गया? हमेशा लैंग्वेज ऐसा रहेगा, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर कुछ तो आएगा, फिर मैटर लिखेंगे कि भाई देयर वाज अ फायर और एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जो भी मैटर रहेगा वो आएगा। एंड कैन यू सी वन लाइन, लास्ट में एक लाइन दिख रहा है आपको, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या लिखा है? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। सही बोल रहा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा मैटर जिसको तुम ईओ में इंक्लूड कर रहे हो, इस मैटर पे तुमको मॉडिफिकेशन भी देना है? अभी बहुत हो गया यार सर। क्या ऐसा हो सकता है एक मैटर जो तुम ईओ में इंक्लूड कर रहे हो उस पर तुमको मॉडिफिकेशन भी देना है? हो सकता है? लग तो रहा है यार ऐसा, फीलिंग आ रही है सर। नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता। आई टेल यू व्हाई। पहली बात तो 706 खुद बोलता है जिधर मॉडिफिकेशन आएगा गो टू 705, डोंट कम टू 706। क्लियरली ये स्टैंडर्ड बोलेगा आगे कि अगर मॉडिफिकेशन है तो किधर जाने का? 705। समझता तुमको भी यार, इधर आने का नहीं फालतू में, समझा मेरा बात? अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जाए तो, लॉजिक के हिसाब से जाते हैं, अगर कोई मैटर पे मॉडिफिकेशन आएगा तो तुम याद है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, अरे उधर रीजन देते हो ना यार, तो उधर ही उस मैटर को लिख दो ना। वापस से उस सेम मैटर को ईओ में क्यों लिखने का है यार?
डेटा रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, डजंट मेक सेंस, दिस मैटर वुड ऑलरेडी कम टू माय बेसिस पैराग्राफ। अरे समझा क्या मेरा बात, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक्स पॉइंट नंबर 2 अंडर ईओएम मीनिंग हो गया है, लिखिए नंबर 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स, examples of matters which can be included under EOM. Examples of matters which can be included under EOM. Example of matters which can be included under EOM. Nice. चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पे, हम क्या बोल सकते हो तुमको अभी? There are a few examples. Look at the first example along with me. An uncertainty relating to the future outcome of an exceptional litigation. हाँ? कुछ याद है क्या? Pending litigation between laborers and management. एक केस बताया था 2 करोड़ और 8 करोड़ वाला, याद आ रहा है क्या? वो केस आखिरी दिन तक आते रहेगा बार बार। पेंडिंग लिटिगेशन कंपनीज में एक ऐसी चीज होती है जिसका इंपैक्ट ऑडिट में बहुत ज्यादा आता है और बहुत जगहों पे आता है। तो मैं आपको बार बार याद है ना केस आपको? अरे कंपनी ने लेबरर्स को निकालने के लिए रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया था, याद है ना? सर अगर ऐसा पेंडिंग लिटिगेशन है, कंपनी ने नोट्स, और तुमने खुद बोला था, याद करो, याद है क्या? कंपनी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ 2 करोड़ एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी बताएगा फॉर रिमेनिंग 6 करोड़। अरे हाँ है ना? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आता किधर है? नोट्स अकाउंट्स में आता है ना यार। वो स्कूल में पढ़ाया था फुट नोट, बट देयर इज नो फुट नोट, समझा होगा तुमको, राइट? देयर इज ओनली नोट्स टू अकाउंट्स, उधर ही तुमको लिखना पड़ता है। अरे हाँ है ना? तो सर सिंपल चीज है, ऐसा लग रहा है वो एक इंपॉर्टेंट मैटर है, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आया है, आई कैन इंक्लूड दैट मैटर अंडर ईओएम। क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? एग्जांपल नंबर ए, हाँ या ना? नोटबुक्स एग्जांपल नंबर ए खुद से लिखो अभी। मतलब कॉपी करना है सर। फुल स्टॉप भी कॉपी कर लेना अच्छे से। कैन वी गो नेक्स्ट? रीड पॉइंट नंबर डी, ए हो गया, गो टू पॉइंट नंबर डी। ये वाला तो ऑप्शन ही छोड़ना पड़ेगा तुमको। ऑलरेडी एग्जांपल दिया ना यार फायर वाला उसका यार। हाँ या ना? फायर का एग्जांपल दिया ना भी यार, इधर ही आएगा ना वो। अरे समझा क्या तुमको? मेजर कैटास्ट्रॉफी मतलब कोई तो सिग्निफिकेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया कंपनी में। अरे हाँ या ना? जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ सकता है मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे। एग्जांपल फायर था इन प्रोडक्शन फैसिलिटी। लिखो नोटबुक में पॉइंट नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। सर हमने पहले वाला नहीं लिखा था, पहले लिखा था कि नहीं लिखा था? डन? कैन वी डिस्कस फ्यू मोर? चलो कम टू पॉइंट नंबर बी। दिस इज डन, दिस इज डन, ये हो गया, ये हो गया। A significant subsequent event that occurs between the date of financial statement and the date of, देखो क्या बोल रहा है, सुनो मेरा बात। There is something called as financial statement date. Then we have auditors
report date, and third will be AGM date. सबसे पहले subsequent event क्या होता है? देखो, अगर मैं बोलता हूं आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, जितने भी इवेंट्स इस पीरियड में होते हैं वो तो नॉर्मली अकाउंट हो चुके होंगे. डू यू अग्री विथ मी? हमें कंसर्न क्या है, अगर कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद में है, 31 मार्च के बाद में है, बट बिफोर माई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सर जब मैंने ऑडिट करना शुरू किया, हम ऑडिट करना नॉर्मली कब शुरू करेंगे बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म होने के बाद में. लिस्टेड कंपनीज वगैरह जो होती है वहां पर बेटा क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, उनका ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर भी चलता है, वो आपको और डिटेल में बाद में बताएंगे. अभी के लिए अज्यूम कर लो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगे, उसके बाद में आप ऑडिट शुरू करेंगे. लेट्स से आपने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया है, उसके पहले कोई इवेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल द फायर कैटेगरी ऑफ इवेंट, या कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लिया होगा, समझ लो मेरा बात, या कंपनी में एज ऑन 31 मार्च, जो आपका आईसीआई का एग्जांपल देता हूं, एज ऑन 31 मार्च 2022 जो भी है, आपके बुक्स में एक कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 20 CR, रिसीवेबल था आपका 20 CR, वो कस्टमर ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया. डोंट यू थिंक इसका इंपैक्ट मेरे फाइनेंशियल्स पे आने वाला है? मतलब इवेंट विच कैन हैपन आफ्टर माय बैलेंस शीट डेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट कैन दिस इंपैक्ट माय फाइनेंशियल पोजीशन एज अ कंपनी? यस. ये सब इवेंट्स मेरे लिए क्या कहलाते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अब बेटा सुनो मेरा बात, सब्सिक्वेंट इवेंट्स में दो कैटेगरी है, जैसे मैंने बोला, एक है एडजस्टमेंट वाला, दूसरा नॉन, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट कब होता है? सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी आपको पढ़ा देंगे ये इसमें. अगर जो इवेंट अभी हुआ है इसकी कंडीशंस एज ऑन 31 मार्च एग्जिस्ट करती थी, मतलब जो कस्टमर आपका जिससे आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 करोड़ है, लास्ट वीक ऑफ मार्च में रूमर था दैट ये बंदा, ये ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलिंग डाउन, दे मे फाइल फॉर बैंक्रप्सी सून. ये रूमर ऑलरेडी था, मतलब देयर वाज अ कंडीशन विच वाज एग्जिस्टिंग. कंपनी को मालूम था शायद ऐसा हो सकता है, एक्चुअली में हुआ 31 मार्च के बाद में. समझ लो क्या मेरा बात? तो बुक्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और आपको मालूम था ऐसा हो सकता है, तो उसको आपने एडजस्ट करना पड़ेगा. आपको आपके बुक्स के अंदर इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा. अगर कोई कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, फॉर एग्जांपल फायर, प्रिडिक्ट करोगे कि 1 महीने पहले शायद आग लगेगा, 1 महीने बाद में, उसकी कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट करती है, वो इवेंट्स नॉर्मली क्या कहलाते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट. और ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं इनको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है. कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स में. अब देखो, जो चीज डिस्क्लोज्ड है नोट्स टू अकाउंट्स में, वही तो ईओ में आ सकती है ना यार. इसीलिए वो वाले इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी बहुत सारे हैं, बट हम कौन से वाले इवेंट्स के बारे में बात करें? नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, वो जो नॉर्मली डिस्क्लोज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. क्या वो इवेंट्स मेरे ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम में आ सकते हैं? हां, बात समझ में आया? इधर देखो, रीड पॉइंट नंबर बी नाउ. A significant subsequent event that occurs between the date of financial statement and the date of auditor's report. बात समझ में आया क्या? नोटबुक्स लिखो, पॉइंट नंबर सी, significant subsequent event. Significant subsequent event. Example number C, significant subsequent event which is disclosed in financial statements. Significant subsequent event which is disclosed in financial statements. Significant subsequent event which is disclosed in financial statements. इन्होंने जो लिखा है ना, वो सब significant event का डेफिनेशन लिख दिया है. जो subsequent event है ना, उसका ही डेफिनेशन लिख दिया है. सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब इवेंट आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट. तो इन्होंने इसी वर्ड को डिफाइन कर दिया है, जबकि इन्होंने एक्चुअली बोलना चाहिए ऐसा इवेंट जो डिस्क्लोज्ड है. कहां पर? मेरे फाइनेंस. तो सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट विच इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मेरे ईओएम में आ सकता है. क्या ये 3 एग्जांपल्स क्लियर है क्या? एग्जांपल नंबर 1 क्या था? व्हाट वाज एग्जांपल नंबर 1 बेटा?
कोई पेंडिंग लिटिगेशन रहेगा, क्या रहेगा? पेंडिंग लिटिगेशन, जो आपको एग्जांपल में ऑलरेडी दे चुका हूं। दूसरा क्या था? कोई मेजर कैटास्ट्रोफी हो गया होगा। अब ये जो मेजर कैटास्ट्रोफी है वो ही कभी कभी सिग्निफिकेंट इवेंट या सब्सिक्वेंट इवेंट बन जाता है। सो दीज टू एग्जांपल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि आग लगना आफ्टर 31st मार्च इज एन एग्जांपल ऑफ अ सब्सिक्वेंट इवेंट। समझा क्या मेरा बात? दे मे बी सिमिलर इन नेचर। ओनली वन मोर एग्जांपल लेफ्ट। कैन यू सी एग्जांपल नंबर सी? सिर्फ डिस्कशन के लिए, आपके लेवल के बियॉन्ड है बट स्टिल रेफरेंस के लिए। जस्ट रीड वन एग्जांपल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। कैन यू सी अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जैसे याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दैट लिस्टेड कंपनीज हैड टू फॉलो इंड एएस। अरे हाँ या ना? याद है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस जो हमने नया बनाया है, याद आ रहा है क्या? इंडिया का एएस प्लस आईएफआरएस कन्वर्ट करके, याद आ रहा है क्या? अज्यूम करो कोई एक नया इंड एएस या नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जिसका एप्लीकेबिलिटी एक्चुअली ऑफिशियली 6 महीने के बाद में, बट कंपनी को लगता है ऑलरेडी हम पहले भी उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे। ऐसा होता है? हाँ, हम एएस से डिपार्ट कर सकते हैं। पढ़ाया होगा आपको अकाउंट्स के अंदर, जो एएस बोलता है उससे हम डिपार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं 100%। अगर आपको लगता है, सुनो, देयर इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल इंटेंजिबल एसेट। अरे यार मैंने क्रिएट किया एज ऑर्गेनाइजेशन, मुझे मालूम है ना उसका यूजफुल लाइफ क्या है। बुक्स बोल फाइनेंशियल के हिसाब से इतना होना चाहिए, बट आई बिलीव यूजफुल लाइफ ज्यादा है इसका, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो आई कैन डिपार्ट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ना उससे मैं डिपार्ट कर सकता हूं, मतलब उसके अगेंस्ट भी जा सकता हूं, पर इसको मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है रीजंस के साथ में कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं। तो हो सकता है एक कंपनी जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाला है वैसे ही ऑलरेडी काम कर रहा था, अब उसको लग रहा है कि 6 महीने बाद में ऑफिशियली सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, मैं इनको अर्ली अडॉप्ट करना चाहता हूं। चलो एक एग्जांपल देता हूं, समझ जाएगा आपको। अज्यूम करो एक इंडिया का प्राइवेट लिमिटेड है, दे फॉलो एएस। एएस इंडिया में डिफरेंस मालूम है? बताया मैं तुमको, यस और नो? मतलब दे फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये कंपनी जिस ग्रुप का पार्ट है, लेट्स से वो यूएस कंपनी है, व्हेन दे प्रिपेयर देयर सीएफएस, समझ रहे हो क्या मेरा बात? अब उसके लिए क्या मुझे मेरे प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर यूएस कंपनीज गैप? अब अगर मैं बोल रहा हूं जो नया एप्लीकेबिलिटी आ रहा है वो ऐसा ही है, तो 6 महीने वेट क्यों करना है? मेरे को ऑलरेडी मेरे पेरेंट कंपनी के चक्कर में ऐसा करना ही पड़ता था पहले से, तो मैं उसको अर्ली अडॉप्शन करना चाहता हूं। कंपनी के पास ऑप्शन है ना यार, कुछ नहीं, कंपनी चाहता है जो एप्लीकेबिलिटी 6 महीने बाद में आएगी मैं पहले फॉलो करना चाहता हूं, मेरे कंपनी के लिए बेटर रहेगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दूंगा, और ये चीज ऑडिटर कहां लिख देगा? अपने ऑडिट रिपोर्ट में। किधर? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मतलब सर ये सब सुन के लग रहा है, दिस यू विल अंडरस्टैंड एट अ फाइनल लेवल, जस्ट फॉर द रेफरेंस। अर्ली अडॉप्शन हो सकता है नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या इंड एएस का। बॉटम लाइन ईओएम में वो मैटर आएगा जो प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड ऑडिटर को लगता है वो क्या है? सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूजर्स के लिए। नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3 डेफिनेशन हो गया है। एग्जाम्पल्स एबीसी 3 ही लिखने थे, बहुत सफिशिएंट थे। Go to point number 3. Emphasis of matter paragraph. Emphasis of matter paragraph may include the following. Emphasis of matter paragraph may include the following. May include the following. Number A. Emphasis of matter paragraph may include the following. Number A, a brief description. Number A, a brief description of the concerned matter. A brief description of the concerned matter. Number B, reference to respective notes to accounts.
reference to respective notes to accounts for detailed description of matter, for detailed description of matter, for detailed description of matter. And number C, indicate that auditor's opinion, indicate that auditor's opinion is not modified, indicate that auditor's opinion, indicate that auditor's opinion is not modified in respect of the concerned matter. Indicate that auditor's opinion is not modified in respect of concerned matter. क्या लिखा आपने यहां? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ वो समझो. ये ईओएम का ड्राफ्टिंग किया हुआ बेटा, कि पैराग्राफ कैसे आएगा. सबसे पहले देखो, क्या हम लिख रहे हैं, क्या वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स. आर वी गिविंग रेफरेंस ऑफ अ नोट नंबर जहां डिटेल मिलेगा? अरे हाँ है ना. आर वी एक्सप्लेनिंग कि एग्जैक्टली मैटर क्या है? सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर आएगा. नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस आएगा जहां मुझे इस मैटर के बारे में डिटेल मिल सकता है. एंड एक स्टेटमेंट आएगा कि हम इस मैटर के ऊपर ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं. मतलब जब भी आप कोई भी ईओएम का ड्राफ्टिंग करेंगे, कंटेंट को जब डिजाइन करेंगे, तीन चीज ध्यान रखेंगे. मैटर क्या है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस पक्का से आएगा जहां मुझे इस मैटर के बारे में और डिटेल मिलने वाला है. एंड तीसरा एक स्टेटमेंट आएगा कि मेरा ओपिनियन इस मैटर के ऊपर क्या नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है. क्योंकि बेटा मॉडिफाइड होता तो कहां चले जाता? 705 में चले जाता, जो कल ही पढ़ाया था, जहां पर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन हेडिंग होता है. याद आया क्या? मतलब सर ईओएम का डेफिनेशन क्या है, ईओएम का ड्राफ्टिंग करते वक्त तीन चीजें क्या दिमाग में रखनी है, वो क्लियर है. इज दैट क्लियर टू यू? Any doubt to anyone on the definition of EOM and the drafting of EOM? अब अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले, एग्जाम्पल पूछ ले, EOM बनाने के लिए बोल दे, कर सकते हो क्या? पक्का? Any doubt to anyone? Point number 4. Before including any matter, before including any matter under EOM paragraph, before including any matter under EOM paragraph, auditor should consider the following. Before including any matter under EOM paragraph, auditor should consider the following. Auditor should consider the following. Number A, whether such matters, number A, whether such matters requires, whether such matters requires modification, whether such matters requires modification to the auditor's opinion, modification to the auditor's opinion as per SA 705, requires modification to the auditor's opinion as per SA 705, or point number B, whether such matters, point number B, whether such matters are required, whether such matters are required to be included, whether such matters are required to be included under key audit matter paragraph, key audit matter paragraph, key audit matter paragraph.
as per SA 701, key audit matter paragraph as per SA 701. कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ो, इसको डिस्कस करते हैं पहले, देन आई विल गिव यू द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट नंबर 4. एटलीस्ट रीड नंबर ए फोर्थ में. कोई भी मैटर को ईओएम में इंक्लूड करने से पहले 2 क्वेश्चन जरूर पूछना. पहला क्वेश्चन, क्या इस मैटर पे मॉडिफिकेशन आना चाहिए? मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए तुमको ऑलरेडी मालूम है. कौन सा मॉडिफिकेशन आता है कब, ये तुमको ऑलरेडी मालूम है. यस और नो? सिंपल चीज है. 705 पहले दिमाग में लाओ. अगर वहां पर मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो हमको इधर आना ही नहीं है. बात खत्म. समझा क्या मेरा बात? क्या पॉइंट नंबर ए तो क्लियर है क्या कि सर अगर वो 705 आएगा, उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, तो फिर ईओएम पे दिमाग लगाना ही नहीं है. ये मेरे रिपोर्ट में इस हेडिंग में तो नहीं आएगा, मॉडिफिकेशन का जो हेडिंग है वहां पे आ जाएगा. बात खत्म. इस नंबर ए क्लियर टू यू. नंबर बी आपको समझ सकता नहीं, एक और हेडिंग होता है उसको बोलते हैं कैम. सो सुनो, पहले 2 वर्ड थे ईओएम एंड ओएम. सर एक ने इतनी जान खाई है. एक और आ गया कैम, की ऑडिट मैटर. समझ रहे हो मेरा बात? वो समझाने के लिए तो मेरे को कम से कम 20-25 दिन लगेंगे. हाँ वो नहीं समझ सकता. अरे बेटा डिफरेंट क्यों ऐसा? इधर ईओएम बेचारा होता है 5 लाइन का. कैम देखना जरा, रिलायंस का रिपोर्ट है ये. ओपिनियन आ गया, दिख रहा है, बेसिस फॉर ओपिनियन आ गया. कैन यू सी ईओएम का साइज तुम्हारे हिसाब से सोचो, सिर्फ साइज के हिसाब से. लुक एट की ऑडिट मैटर. सर डोंट ट्राई दिस राइट नाउ. क्लियर है, मतलब नहीं हो सकता है तुमसे भी. आई अंडरस्टैंड ऑल्सो. सिंपल एक बात, सिर्फ एक बात सुन लो. ए तो पॉइंट नंबर ए तो अग्री करते हो कम से कम यार. ए से तो हाँ बोल दो यार, अग्री करते हैं. सर एक बात और है, आपने बोला प्रायोरिटी देना है 705 को, प्रायोरिटी देना है 705 को. एंड वो जो 706 में ईओएम है ना, इसमें आने से पहले प्रायोरिटी एक और स्टैंडर्ड को देना. वो कौन सा है? 701 को. मतलब ये भी सोचना है क्या ये मैटर ऊपर बैठता है क्या. मतलब सिंपल है, ये तो एडजस्टमेंट कर रहे हो आप. सबसे पहले मॉडिफिकेशन में जमता है क्या? अगर हाँ तो 705. नहीं मॉडिफिकेशन में नहीं आ रहा है सर, तो एक काम करो, ये जो कैम करके कुछ तो मैटर है उधर आता है क्या? उधर अगर आ गया तो भी बात खत्म. और अगर उधर भी नहीं आए, दोनों जगह नहीं आता है, तो किधर आएगा? 706 में आएगा. मतलब सर इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अभी बहुत दुनिया बाकी है. समझ रहे? पर देखो यहां से एटलीस्ट एक चीज समझ में आ गया तुमको, सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अलावा बाकी चीजें भी रिपोर्ट में आ सकती है. इसीलिए बस ये पढ़ाना था और कुछ नहीं है. तो डायरेक्टली बोल देते ना सर यार. बट एक हेडिंग होता है रिपोर्ट में, पता तो होना चाहिए यार थोड़ा बहुत. थोड़ा सा नीचे लिखो नोट, पॉइंट नंबर 4 के नीचे लिखो नोट. If answer to any of the above question, नोटबुक तुमको नोट लिखने का है. If answer to any of the above question is yes, if answer to any of the above question is yes, then such matter should not be included. Then such matter should not be included under EOM paragraph. Such matter should not be included under EOM paragraph. Should not be included under EOM paragraph. देखो आपने यही लिखा था क्या? कोई मैटर को ईओएम में इंक्लूड करने से पहले 2 क्वेश्चन पूछना, और दोनों का अगर दोनों में से कोई भी आंसर अगर यस रहेगा मतलब वो ईओएम के अंदर
नहीं आएगा। पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? मॉडिफिकेशन को। फिर कुछ तो एक नया स्टैंडर्ड आया सर, की ऑडिट मैटर करके, उसको भी प्रायोरिटी आप देने वाले हो। दोनों में से कहीं फिट नहीं होगा तो कहां पे आ जाएगा? अरे तुमको इसका जरूरत ही नहीं, तुमको मैंने पूरा बता दिया। इंडिया भर में मैक्सिमम ईओएम में जो आ सकता है, सब एग्जांपल डिस्कस कर लिए हमने ऑलरेडी। कुछ होता ही नहीं है, एक ही बचता बस, कोविड-19। हाँ, कोविड-19 में तो एक तरीके से अनसर्टेन सिचुएशन है ना एकदम। इट्स मोर लाइक अ कैटास्ट्रोफी, राइट, विच इंपैक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? डू यू अग्री विथ मी और नॉट? पक्का? तो ईओएम बहुत सारे कंपनीज के, मैं बैंकिंग कंपनीज के रिपोर्ट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा, जिनका कोविड-19 की वजह से बिजनेस पे इंपैक्ट आने वाला था, पर कितना इंपैक्ट आएगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। समझ रहे हो मेरा बात? तो वो मैटर को उन्होंने कहां पे रिपोर्ट किया होगा? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, और वो हमारे ईओएम में एग्जांपल बन के आ गया होगा, जो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ईओएम क्या है समझ में आया। गिविंग यू 1 मिनट, नोटबुक में जो लिखा है उतना पढ़ो बस। बच्चा पूछ रहा है सर एक मैटर सिग्निफिकेंट कब होता है? ये डिसाइड करने के लिए कोई डेफिनेशन है कि? वो भी लिखवा दो ना। डेफिनेशन के स्टार्टिंग में एक वर्ड था, इन दी ऑडिटर्स जजमेंट, सो देयर इज नो डेफिनेशन। प्योरली आपके जजमेंट के बेसिस पे रहेगा, मतलब तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो अभी। कैन यू गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? 706 में एक चीज और बाकी है, फटाफट से खत्म कर देता हूं। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ज्यादा सहन नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट खत्म कर दो सर आप अभी। एक लास्ट चीज बाकी, दैट इज कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ। क्या बचा है? अदर मैटर पैराग्राफ। सबसे मजा, अगर कोई आज पहला लेक्चर ही सुन रहे हैं वो तो सब्जेक्टिव ऑप्शन छोड़ देगा पक्का। यहां से शुरुआत तो नहीं करना चाहिए, पाप है, पर ठीक है। अदर मैटर पैराग्राफ, चलो तुम गेस करो, तुम्हारे हिसाब से इतना पढ़ लिया तुमने, ये भी ईओ भी पढ़ लिया, क्या लगता है अदर मैटर पैराग्राफ में क्या आएगा? अभी लास्ट इसके बाद परेशान नहीं करो, ये लास्ट है पक्का। इसके बाद सब कुछ बेसिक लेवल, ए फॉर एप्पल टाइप चालू हो जाएगा, डोंट वरी। एकदम बेसिक लेवल, तुमको सब समझ में आएगा उसके बाद में। क्या लगता है अदर मैटर पैराग्राफ में क्या रहेगा? विच आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, एक ही समझ सकता है हमको। एनी मैटर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल दो। कैन यू गिव मी, कुछ सोच सकते हो क्या अदर मैटर? कुछ और क्या मैटर आ सकता होगा? ट्राई तो करो यार। एंड से 2 साल से तुम घर पे थे, ज्यादा सोचते नहीं हो। हाँ, चेंज इन मैनेजमेंट हो गया तो उसको अदर मैटर में डाल देगा तू। ट्राई कर सकते हैं ना सर? ओके। हाँ, चेंजेस इन सर्टेन प्रोविजंस। मेरे को जानना, तुम वाइल्डेस्ट क्या सोच सकते हो तुम लोग इन ऑडिट? और मतलब भरोसा नहीं है तुम्हारा यार। एक घटिया जोक मारा ना, कैसे जग जाते हो, मतलब सोचा मैं अपने को कैसे जगते हो, मतलब क्या हालत है। मतलब बढ़िया स्पाइसेड बता रहा हूं, ईओएम बता रहा हूं, पहले क्या था बता रहा हूं, ऐसे हाँ। इतना वाहियात
मतलब आई एम नॉट किडिंग, द सेम spice that I have been discussing since 2015. This is the worst faces I've seen. मतलब इतना जाने दो, इट्स ओके. हाँ, अदर मैटर क्या हो सकता है? जाने दो सर यार, तुम लिखाओ, खत्म करो यार. नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, जाने दो नेक्स्ट हेडिंग. कोई फायदा नहीं है स्ट्रेस लेके. अदर मैटर पैराग्राफ. अभी हम कौन से स्टैंडर्ड में, ये तो बता दो कम से कम प्लीज. थैंक गॉड. नेक्स्ट हेडिंग, अदर मैटर पैराग्राफ. अंडर दैट पॉइंट नंबर ए. अंडर अदर मैटर पैराग्राफ राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. अ पैराग्राफ which includes matters other than those presented or disclosed. Other than those presented or disclosed in the financial statements. Other than those presented or disclosed in the financial statements, comma, that in auditor's judgment, are relevant, for the user's understanding, of audit, comma, auditor's responsibilities, or the audit report, Giving you 2 minutes. Read the definition of EOM. Look at the definition of OM. Tell me at least the technical difference. I'm not asking for example. EOM and OM definition. At least definition में difference बता दो. सर EOM में आने वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है, हाँ या ना? OM में आने वाला मैटर डिस्क्लोज नहीं है. और कोई डिफरेंस है? बाकी सब सेम ही लग रहा है यार, वही ऑडिटर जजमेंट, वही पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है ना. मेन डिफरेंस एक ही है सर, इधर प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इधर प्रेजेंटेड नहीं है. पक्का? हाँ, दैट इज ओनली रेलेवेंट फॉर यूजर्स. और ये किसके लिए रेलेवेंट है? ऑडिटर के लिए. आई एम आस्किंग. अरे यार, तो मैं मजाक, सीरियस. हाँ हाँ हाँ, that is relevant for users and this is relevant for. You can't express, but you know the difference, huh? So I'm going to accept it. Huh. Are you trying to say that EOM में आने वाला मैटर is related to financial statement and OM में आने वाला मैटर is not related to financial statement? नहीं, कोई और था एक और. हाँ, अच्छा, उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस 2-3 चीज और है. देखो अभी मेरे पास ना 2 खतरनाक एग्जांपल है. एक तुम्हारे लेवल का,
तुमको इमीडिएटली समझ में आए, तुमको लगेगा ये अच्छा है, पक्का एक बार में समझ में आएगा. सो इफ यू वांट टू फील गुड, विल स्टार्ट विद दैट. एंड सेकंड वाला तो तुम मेरे को मारने के लिए निकलोगे पक्का. मतलब अभी तक के जो बताए ना, उसके बाद तो 100% तुम बोले छोड़ना ही नहीं है इसको. तुम्हारे लेवल से शुरू करते हैं. नहीं, अरे मैं बता रहा हूं, नहीं हो सकता है. बी रियलिस्टिक. नहीं हो सकता है. इधर आ जाओ. नॉट पॉसिबल. अरे रुक जाओ, मेरे को तो इसका भी डर लग रहा है. प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल वंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन. आई एम गिविंग यू डिस्क्लेमर. ओएम के एग्जाम्पल्स होते ही बहुत लिमिटेड है. मतलब टोटल 3 या 4 एग्जाम्पल इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर पकड़े तब भी. समझ रहे हो मेरा बात? ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है. हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको साइकोलॉजिकली आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है, बट क्या और मैटर्स आ सकता है ये ढूंढना बहुत चैलेंजिंग है. क्यों? आपको समझेगा आफ्टर दिस एग्जांपल. लुक एट दिस रिपोर्ट, टीसीएस ऑडिट रिपोर्ट. जो बोलता हूं बस वो ऑब्जर्व करना, ठीक है? पीछे ऑडिट रिपोर्ट्स लगाए ना बहुत सारे, उसके पीछे लॉजिक है कुछ, यू विल अंडरस्टैंड. हु वाज द पार्टनर, हु इज द फर्म? डेलॉइट. पार्टनर मिस्टर पीआर रमेश. डू यू नोटिस वन थिंग? साइन कब किया है? 18 अप्रैल. फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होता है? 31 मार्च. 18th डे को तो रिपोर्ट साइन हो गया है टीसीएस का. मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 में आता है इंडिया के. वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज. 17 डेज में ऑडिट खत्म हो सकता है क्या? मतलब इन्होंने जोक किया कुछ तो, ऐसा तुम बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करो यार. आई वॉज पार्ट ऑफ डेलॉइट. ऐसा मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा गलत है ये. हाँ यार, ऑब्वियसली नहीं. कई काम किया तो जिंदगी में लॉयल्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ये. तुम पपेट शो में जाओ. तुम एक वो बोलेगा ताली बजे, तुम्हें ताली बजाने का वापस एक ही काम बस. जो डिस्कस कर रहा है वो तो भूल ही जाते हो. 7 मतलब दिस शोज हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ हैज बिकम. मतलब तुम खुद को एंटरटेन कर रहे हो जिंदगी में. क्या सब ताली बजाएंगे, काम करेंगे. हाँ, वेरी नाइस. आफ्टर एग्जाम्पल यही होगा वैसे भी. इन 17 days, how can you finish the audit of a company like TCS? Because I told you, in case of listed companies, your audit happens during the year. अरे लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स जब पब्लिश होता होगा तब साथ साथ में कुछ कंपनीज के केस में हम ऑडिट भी करते हैं. हालांकि कुछ कंपनीज में आपको ऑडिट वर्ड नहीं मिलेगा, रिव्यू मिलेगा. बट अज्यूम करो इन कंपनीज में आपने Q1 के रिजल्ट्स को भी ऑडिट किया होगा, Q2 के रिजल्ट्स को भी ऑडिट किया होगा, Q3 के रिजल्ट्स को भी ऑडिट किया होगा. एंड सुनो मेरा बात, आई एम नॉट सेइंग कि टीसीएस को ऑडिट करना इज अ इजी जॉब, बट कंपैरेटिवली इजी देन लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. जस्ट थिंक अबाउट इट. यस, नंबर्स, रेवेन्यू, बिग नंबर्स, बट थिंक अबाउट इट. इट्स अ आईटी कंसल्टिंग कंपनी. इनका जो रेवेन्यू सोर्सेज रहेगा ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड रहेगा. जो पैसा आने वाला रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक लोगों से आने वाला होगा. और एक सर्विस एंटिटी के अंदर जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं. मेजॉरिटी खर्चा ही पेरोल एक्सपेंसेस होता है यार इन योर ऑपरेशंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एंड अ कंपनी व्हिच मेक्स सिस्टम्स फॉर लॉट ऑफ कंपनीज will themselves at least have decent systems for accounting. I hope you're understanding my point. For a lot of private banks, they create core banking solutions यार. मतलब तो आप उनके सिस्टम को जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे बहुत कम होगा आर्ग्यू करने के लिए. Are you understanding my point? So a lot of companies, rather Infosys, TCS are few companies जिनका सबसे पहले रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन किया जाता है, बिकॉज उनका ऑडिट ड्यूरिंग हर क्वार्टर किया गया है. तो प्लीज ऐसा जजमेंट मत लेके आना 17 डेज में ऑडिट कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको लास्ट क्वार्टर चेक करना था, आखिरी 3 महीना. बाकी ऑलरेडी फर्स्ट 9 मंथ्स का टेस्टिंग हो चुका होगा. बात समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट पे आते हैं. सर डेलॉइट ने ऑडिट किया, दिस इज 2016, ठीक है. आगे जाते हैं. 2017 किसने ऑडिट किया? डेलॉइट. सेम पार्टनर मिस्टर पीआर रमेश. अरे हाँ या ना? वापस 18th इंपॉर्टेंट डेट मार्क करके रखे उन्होंने. 2018 में आते हैं अभी.
किसने ऑडिट किया है? इज देयर अ चेंज इन ऑडिटर? आपको लॉ में पढ़ाया होगा रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, याद आ रहा है क्या कुछ तो ऐसा? नाइस। सुनो, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ऑल द बेस्ट। अज्यूम 31 मार्च 2018, इसके पहले साल का ऑडिट डेलॉइट ने किया था। अब ये बीएसआर मतलब केपीएमजी, समझ रहे हो मेरा बात? सडनली 2018 में ऑडिट करने के लिए आया। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। जब आप ऑडिट करोगे तो आप सिर्फ 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 तक का ऑडिट करोगे एज अ केपीएमजी, या इसके प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट करोगे आप? सुनो मेरा बात, मैं तुमको 16-17 का ऑडिट रिपोर्ट किसने साइन किया, दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे दिखाया कि नहीं दिखाया? मैं बोल रहा हूं 18 वाला ऑडिट रिपोर्ट किसी नए फर्म ने साइन किया है। बीएसआर जो है यहां पे केपीएमजी है एक फर्म, समझ रहे हो मेरा बात? उसने साइन किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये बेटा, जो तुमको एज ए ऑडिटर हायर किया होगा, कैन यू सी ये एक नए ऑडिटर आए टीसीएस के 2018 में, प्रीवियस ऑडिटर कोई और थे, यस और नो? ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आपने सिर्फ इस साल का ऑडिट किया होगा या लास्ट ईयर के नंबर्स भी चेक किए होंगे एज ए केपीएमजी फर्म? समझ में आया क्या मेरा क्वेश्चन? समझा क्या एटलीस्ट? क्योंकि एक बात बताओ, जब मैं 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 के नंबर्स देखूंगा बैलेंस शीट में, कोई भी जो अमाउंट रहता है वो कैसे फ्लो के आता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर लेस डिलीशंस गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस। और एक क्लोजिंग बैलेंस ही तुम्हारे बैलेंस शीट का नंबर रहता है ना यार। करंट ईयर का एडिशन चेक कर लूंगा, डिलीशन चेक कर लूंगा, समझ रहा हूं मैं। ये ओपनिंग बैलेंस में कंफर्ट कैसे आएगा? उसके लिए तो लास्ट ईयर का चेकिंग करना पड़ेगा ना यार। फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस का भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसका, मतलब सर ऐसा लग रहा है हमने करंट ईयर का यही चेकिंग करना चाहिए, ऐसा लग रहा है क्या? एटलीस्ट ऐसा लग रहा है क्या? आंसर इज इनकरेक्ट। थोड़ा ओपनिंग बैलेंसेस भी चेक करना पड़ता है, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कंप्लीटली। कितना कैसे आएगा अभी पॉइंट अलग है। अगर मान लो, मैं टीसीएस के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, डिस्क्लेमर, इट्स अ सिचुएशन। आपने 17-18 का ऑडिट किया, रिपोर्ट साइन किया, लेट्स से एक फ्रॉड बाहर आता है विच बिलोंग्स टू 16-17। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में एक फ्रॉड डिटेक्ट किया जाता है जो बिलोंग करता है 16-17 को। अब रेस्पॉन्सिबल बताओ, डेलॉइट होगा या केपीएमजी होगा? अरे बात समझ में आएगा तुमको मेरा बात? सी, मैंने 17-18 का ऑडिट किया, 16-17 का ऑडिट किसी और ने साइन किया था। डू यू गेट माय पॉइंट? जब मैंने 17-18 का ऑडिट किया तो भाई मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ना यार। अगर लास्ट ईयर रिलेटेड फ्रॉड मिला तो मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल होऊंगा? पर इसके लिए जो न्यूज चैनल वाला लिख रहा है उसको पता तो होना चाहिए ना लास्ट ईयर ऑडिटर कोई और था। ये भी तो लॉजिकल है कि नहीं है? पक्का? एक बात बताओ, डोंट यू थिंक कुछ यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जो लास्ट के 5 साल की रिपोर्ट निकाल के बैठते ही नहीं होंगे? वो क्या सोचेंगे? फ्रॉड हुआ, रिपोर्ट निकाल, किसी साइन किया, मिस्टर एक्स ने, डिफेमेशन शुरू। अरे हो सकता है ना यार। सो डोंट यू थिंक ये इन पार्टनर का एंड फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे यूजर्स को बताना, एवरीवन आई वांट योर अटेंशन। डोंट यू थिंक ये इन पार्टनर का या फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरे यूजर को बताना दैट हमने ऑडिट इस साल से शुरू किया है, लास्ट ईयर तक इस कंपनी का ऑडिट किसी और ने किया था। सो बिफोर यू से एनीथिंग इन पब्लिक, रीड दैट पार्ट, यस और नो? सो अदर मैटर पैराग्राफ में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर डेफिनेशन से मैच करता हूं 2 मिनट के अंदर। लुक एट द एग्जांपल, कैन यू सी अदर मैटर पैराग्राफ? दिख रहा है क्या? सर, corresponding figures of this company for the year ending 31st March 7। आप कौन से साल की रिपोर्ट पढ़ रहे हो? 2018 का। वो बोल रहा है 2018 की रिपोर्ट के अंदर इसके पहले का जो साल था जब एंडिंग था 31 मार्च 17, उसका ऑडिट किया था अनदर ऑडिटर ने, जिसने एक्सप्रेस किया कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। उसके ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या था?
18 अप्रैल 2017। मैच होता है क्या? ऑडिटर कोई और था क्या? अरे हाँ या ना सर? ये अदर मैटर पैराग्राफ का एग्जांपल है जहां पर एक नया ऑडिटर अपने यूजर्स को बता रहा है, व्हेन यू आर रीडिंग माय रिपोर्ट कीप इन माइंड मैंने इस साल से ऑडिट करना शुरू किया है, लास्ट ईयर तक का ऑडिट किसी और ने किया था, उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, ऑडिट रिपोर्ट डेट कब साइन किया था, क्लियरली मैं बता रहा हूं एक पैराग्राफ के अंदर। डोंट यू थिंक मेरा ड्यूटी बनता मुझे बताना चाहिए? यस, बिकॉज सम ऑफ माई यूजर्स मे नॉट रीड दैट, सम ऑफ माई यूजर्स मे नॉट नो दैट लास्ट, अरे किसी ने इस साल इन्वेस्ट किया होगा, वो बोलेगा मैंने इस साल इन्वेस्ट किया था, मैं लास्ट ईयर का रिपोर्ट क्यों पढ़ूं? नहीं पढ़ने का मेरे को फॉर एग्जांपल। तो मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है ना यार कि मेरी रिपोर्ट को जब पढ़ रहे हो, नॉर्मल लोगों का अजम्पशन होता है, सुनो नॉर्मली मुझे बताओ, डू वी चेंज ऑडिटर एवरी ईयर? शुड वी चेंज ऑडिटर एवरी ईयर फॉर अ कंपनी? नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गेम। हर साल नहीं बदलता है बेटा, आप कंसिस्टेंटली 5 साल 10 साल तक काम करोगे, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर इंडिविजुअल और अ फर्म, डिपेंडिंग अपॉन वेदर रोटेशन इज एप्लीकेबल और नॉट, फॉरगेट अबाउट इंडिविजुअल और अ फर्म, यस और नो? सो पॉइंट इज, नॉर्मली एक यूजर क्या सोचता है, जो इस साल साइन किया लास्ट ईयर भी वही रहेगा। अरे नॉर्मल असम्पशन तो यही रहेगा ना यूजर का। इसीलिए ऑडिटर को क्या बोला है, अगर आपका ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब आप इस कंपनी का ऑडिट पहली बार कर रहे हो, वर्ड क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अगर आप इस कंपनी का ऑडिट पहली बार कर रहे हो तो अपने रिपोर्ट में लिखना कि भाई लास्ट ईयर का रिपोर्ट किसी और ने बनाया था, उस रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन दिया था, उसने किस डेट को साइन किया था, ताकि मेरे यूजर्स को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, मैटर तो समझ में आ गया पक्का? अब डेफिनेशन में जाओ ओएम के। लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ ओएम। एवरीवन जल्दी, क्या लिखा डेफिनेशन में बोलो? सर ओएम में वो मैटर आएगा, कौन सा मैटर? विच इज अदर देन डिस्क्लोज्ड और रिपोर्टेड इन। एक बात बोलो, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसा लिखना चाहिए क्या? नोट्स टू अकाउंट्स में लास्ट ईयर ऑडिटर कोई और था इस साल। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू अग्रीइंग विद मी और नॉट? तो सुनो, ऐसा मत सोचना कोई चीज, कोई भी चीज जो डिस्क्लोज नहीं किया, अरे ये डिस्क्लोज करने का जरूरत ही नहीं है यार। अरे समझा क्या मेरा बात? ये मैटर को डिस्क्लोज करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब सर सुनो, ओएम में आने वाला वो मैटर रहेगा विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड इन द फाइन, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। इज दिस क्लियर टू यू? आगे देखो क्या लिखा, आगे जाओ आगे। सर बट इन ऑडिटर्स जजमेंट इट इज फंडामेंटल। किसके लिए फंडामेंटल है? यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। अब आगे सुनो, ढंग से पढ़ना। सर वो मैटर जरूरी है मेरे यूजर के लिए टू अंडरस्टैंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू अंडरस्टैंड ऑडिटर का रिपोर्ट और टू अंडरस्टैंड द ऑडिट। मतलब सुनो, ओएम में आने वाला मैटर एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। ओएम में आने वाला मैटर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड यूजर। मुझे तेरे को मेरी रिपोर्ट के बारे में बताना है, मुझे तेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है, मुझे तुझे मेरे ऑडिट के बारे में, मतलब बॉटम लाइन दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड यूजर। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया नहीं किया, अरे कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसका यार। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये एग्जाम्पल तो लॉजिकल लगता है, अब डेफिनेशन लॉजिकल लगता है पक्का? 100%? किसको डाउट है? एक और एग्जाम्पल है, सही में डाउट में हूं मैं भी। एक मिनट, अच्छा एक बात बता दो बिफोर आई गो टू दैट एग्जाम्पल, मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं। क्या ओएम में कोई मैटर इंक्लूड करने से पहले मैंने सोचना चाहिए इस पे मॉडिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा? बेटा एक बात बताओ, मॉडिफिकेशन कब आता है? जब गलतियां मिलती है या ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। अरे ओएम में आने वाला मैटर बहुत दूर दूर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से,
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर मैं लिख भी दूं तो भी क्लियर है कि भाई हाँ ऑब्वियसली जिधर मॉडिफिकेशन आएगा उधर ओएम नहीं आएगा, बोल तो रहा हूं पर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ओएम में जो मैटर आ रहा है हैज नो रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये कम्युनिकेशन है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के यार, यहां पर मॉडिफिकेशन का बात ही कहां से आ गया? मॉडिफिकेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां की है क्या, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती है क्या, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो एक हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कम्युनिकेशन चैनल है यार, यस और नो। तो बोलने के लिए थियोरेटिकली पूछ सकता है कोई भी मैटर को ओएम में इंक्लूड करने से पहले मॉडिफिकेशन आ सकता है क्या, सोचना चाहिए क्या? सोचना चाहिए, बट समझ में आ जाएगा कोई रेलेवेंस नहीं है। जो मॉडिफिकेशन में आ रहा है वो अलग दुनिया है, और जो अदर मैटर में आ रहा है वो अलग दुनिया है। इज दिस क्लियर टू यू? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आई एम टेलिंग दिस टू यू, ये आपके सिलेबस के बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, आई अंडरस्टैंड दैट, स्टिल ट्राई, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। आई विल नॉट स्ट्रेच इट अननेसेसरीली, विल डिस्कस फॉर 5 minutes एंड विल फॉरगेट इट। ठीक है, चलो। लास्ट एग्जांपल, इसके बाद परेशान करना बंद, टेंशन मत लो। एक ऑडिट रिपोर्ट्स दिए हैं बहुत सारे पीछे, एक रिपोर्ट निकालो जरा, टीसीएस का पेज नंबर 147। टीसीएस का पहला रिपोर्ट है ये, द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ टीसीएस आफ्टर स्पाइसजेट। ये 2016 का रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में बेटा। Are you there? एटलीस्ट हेडिंग तो मैच होता है क्या? अच्छा, ये अमाउंट मैच कर लो, एक कहीं तो 10,233.551 लिखा है क्या? ये अमाउंट मिल गया क्या? देखो बेटा, ओ माय गॉड, ऐसा एक चैप्टर 1E करके है जहां पर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वहां पहला रिपोर्ट स्पाइस जेट आएगा जो नहीं देखना है, नेक्स्ट रिपोर्ट टीसीएस का आएगा, उसके सेकंड पेज पे आना है, बस इतना ही काम है। मिल गया? आई एम गिविंग यू 2 minutes, एवरीवन रीड दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन। I want complete silence. I want everyone to read this paragraph. Shh. कुछ समझा क्या? इतना मुश्किल नहीं है वैसे, तुम तो फालतू कुछ तो बोल रहे थे, अभी पता चल जाएगा। गिव इट सम टाइम, कि जो तुमको समझा होगा और जो मैं समझाना चाहता हूं, वेरिएंस विल बी स्ट्रांग एंड इट विल बी एडवर्स ऑल्सो। एटलीस्ट पढ़ा क्या एक बार? फटाफट से बोलता हूं, सिंपल समरी, प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या ये ऐसा बोल रहा है, सर एक कंपनी टीसीएस है विच इज अ पेरेंट एंटिटी या ग्रुप कंपनी बोल सकते हो आप। अब सर टीसीएस के भी अपने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते होंगे, एक बनता है सीएफएस, एक बनता है एसएफएस। अज्यूम करो टीसीएस के अंडर 70 सब्सिडरी कंपनीज है, ज्यादा ही रहेंगे इससे, समझ रहे हो? अज्यूम करो 70 सब्सिडरी कंपनीज है। जब टीसीएस खुद के नंबर्स को प्रेजेंट करता होगा तो बनाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे हाँ या ना? एंड अज्यूम करो जो सब्सिडरी कंपनीज है ना, दीज आर आल्सो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट कंपनीज,
सब्सिडी कंपनी बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरा बात? ये 70 कंपनीज भी अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होंगे, अरे हाँ है ना? एंड उन सबको कंबाइन करके दिस प्लस दिस विल हैव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अज्यूम करो यू आर द फर्म XYZ. Firm XYZ. You are the auditor for CFS of TCS. You are the auditor for CFS मतलब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर हो. मतलब आपको ओपिनियन इन 70 एंटिटीज प्लस दिस एसएफएस दोनों में मिला के देना पड़ेगा ना यार. ये हमारा टीसीएस का एसएफएस हो गया और ये 70 कंट्रीज का 70 कंपनीज का एसएफएस हो गया. कंबाइंड बनके बनेगा ना सीएफएस. आपको सब पे ओपिनियन देने का है. विल यू बी एबल टू चेक एवरीथिंग इन डिटेल? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है यार. ठीक बात है कि नहीं है? ऑडिटर क्या बोल रहा है एज अ फर्म? सर आउट ऑफ दिस 70 कुछ ऐसे 9 या 10, मैं नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, 9 या 10 सब्सिडरी कंपनी है. इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑडिट नहीं किया है. सुनो मेरा बात. आउट ऑफ दीज 70 कुछ ऐसे 9 या 10 सब्सिडरीज है जिनको हमने ऑडिट नहीं किया. हाँ, उनका नंबर्स क्या है दिया होगा उन्होंने, एसेट्स का नंबर दिया होगा, लाइबिलिटीज का नंबर दिया, उनके कुछ नंबर्स दिए हैं राइट, कंबाइंड वैल्यू उन्होंने दिया होगा. इनको हमने ऑडिट नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? सर हमको भी तो मटेरियलिटी लगाना पड़ेगा ना यार. अगर मैं पूरे टीसीएस के सीएफएस को ऑडिट कर रहा हूं, मैं सारे कंपनी को डिटेल में चेक करने के लिए जाऊंगा तो ऑडिट खत्म ही नहीं होगा कभी भी. तो हमारा जजमेंट के हिसाब से जो बाकी सारे मटेरियल थे हमने डिटेल में चेक किए. हमको लगता है ये 9 या 10 ऐसे थे जहां पर इतना अमाउंट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था बड़ा. एंड नंबर 2, इन 9-10 सब्सिडरीज के खुद के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं. अरे कंपनी है तो खुद का ऑडिटर तो रहेगा ना यार. उन खुद के ऑडिटर्स ने भी क्लीन रिपोर्ट दिया है. क्या दिया है? क्लीन रिपोर्ट. मतलब हमको इन 9-10 कंपनीज के ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का रिपोर्ट मालूम है, उन्होंने भी ऑडिट किया है. हम डिसाइड कर रहे हैं टू रिलाई ऑन दीज रिपोर्ट्स. हम डिसाइड कर रहे हैं टू रिलाई ऑन दीज रिपोर्ट्स. एंड जब मैं फाइनल रिपोर्ट दे रहा हूं, व्हेन आई एम गिविंग अ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, आपको एक चीज बता रहा हूं एज अ ऑडिटर, इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू. फाइनल रिपोर्ट पूरे सीएफएस पे है, बट इसमें से ये 9-10 सब्सिडरी, 9 मतलब जो भी नंबर रहेगा यार, उनको हमने ऑडिट नहीं किया है. पर सिर्फ ऑडिट नहीं किया मतलब छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. उन कंपनीज के जो ऑडिटर्स थे ना, उनके रिपोर्ट्स को रेफर किया है. मे बी इफ रिक्वायर्ड उनसे डिस्कशन भी किया होगा, समझा होगा, और हमको वहां कोई रिस्क नजर नहीं आती है. इसलिए हम सब कुछ के ऊपर क्या दे रहे हैं? क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? क्लीन ओपिनियन. अगर मैं ऐसे कुछ कंपनी चेक नहीं कर रहा हूं, डोंट यू थिंक ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे यूजर्स को बताना कि यार मैंने अपने ऑडिट के अंदर ये चीजों को कंसिडर नहीं किया, और किया तो कैसे किया है? Is it nothing but communication of auditor about his responsibilities to the users? Did you understand the example? See, आपको न सीएफएस बनाने का है, न इनका ऑडिट करने का. आपको ये समझना है कि ऐसे मैटर्स होते हैं जो शायद फाइनेंशियल से बहुत दूर हैं. अब इस मैटर को मुझे बताओ ना, कंपनी अपने नोट्स अकाउंट्स में क्यों लिखेगा अरे हमारे ऑडिटर ने 9 सब्सिडी चेक नहीं किया? ये क्यों आएगा फाइनेंशियल्स में? शेड्यूल 3 नहीं बोलता ऐसा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलता है. दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड. तो प्लीज, लोगों को गलत फहमी लगता है अदर मैटर में वो आ रहा है जो डिस्क्लोज नहीं किया. ऐसा बोलते जैसे गलत है कुछ. अगर वो गलती होता तो बेटा 705 में चले जाता. अदर मैटर में क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि डिस्क्लोज करने का जरूरत ही नहीं है उस चीज को यार, क्योंकि अदर मैटर में आने वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है. इट इज रिलेटेड टू auditor's report. It is related to auditor's responsibility. It is a communication between auditor and the user. Did you understand the example? यही उधर लिखा है. थोड़ा समझ में आया है क्या? ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपको कंपनीज एक्ट में ब्रांच ऑडिट करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा. एक 143 सबसेक्शन 8 है, पावर्स एंड ड्यूटीज फॉर ब्रांच ऑडिटर. डिस्कस करेंगे, तब एक स्टैंडर्ड और आएगा इससे रिलेटेड, और तब आपको और बेटर समझ में आएगा ये इस तरीके से क्यों किया जाता है. अभी के लिए नोटबुक्स में आई है, गिव एन नेक्स्ट हेडिंग. अदर मैटर पैराग्राफ. डेफिनेशन लिख लिया आपने?
नंबर 2 तुम्हारा फेवरेट, एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ. एग्जाम्पल्स ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ. एग्जाम्पल्स ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ. नंबर ए, examples of other matter paragraph. Number A, in case of an initial audit engagement, in case of an initial audit engagement, ब्रैकेट्स में लिखो SA 510, ब्रैकेट्स में लिखो SA 510, बस इतना ही लिखो, कुछ और मत लिखो. नंबर 2, इन केस ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 2, इन केस ऑफ SA 600, that is using the work of another auditor, using the work of another auditor. सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मैं आपको 510 भी पढ़ाऊंगा, आपको 600 भी पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है. 510 का एग्जांपल जो मैं आपको बताया ना, TCS का ऑडिटर चेंज हुआ, उसके लिए पहला साल था एज ए ऑडिटर, हाँ या ना, तो उसको बताना पड़ेगा ना लास्ट ईयर तक का ऑडिट किसी और ने किया है. दैट इज वन एग्जांपल. सेकंड इज जब आप पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो, आप याद है कुछ दूसरे ऑडिटर्स के रिपोर्ट पे रिलाई करने वाले हो, बोला था ना 9-10 सब्सिडरी कंपनीज का ऑडिट खुद नहीं करोगे, उनके रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हो, यस और नो. सो हियर यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, दैट इज SA 600. ये दो एग्जांपल्स, सिर्फ 2 ऐसे का नंबर लिखवा के छोड़ा है, एक और लिख दो जो एग्जांपल भी अभी नहीं दे सकता हूं. नंबर 3, इन केस ऑफ SA 710, in case of SA 710, डैश करके लिखो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. आई नो उसने अदर मैटर पैराग्राफ सुन लिया होगा. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ SA 710, दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. 710 तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, जाने दो, अभी के लिए शांति से मेरा बात सुनो. क्या आपको एक बेसिक, बुक बंद करो, नोटबुक निकालो सिर्फ, हाँ नोटबुक सामने रखो और मुझे बताओ स्टार्टिंग से अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग से सबसे पहले किधर गए बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पक्का नोटबुक ही निकालना बेटा, जल्दी. सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट था कि नहीं था बेटा? देन वी टॉक्ड अबाउट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर समझा कि सर हम एज अ ऑडिटर किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. अच्छा, जब भी हम बात ऑडिट का कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू विच ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. इसको और क्या बोल सकते हो आप? एक्सटर्नल ऑडिट भी बोल सकते हो या स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोल सकते हो. मतलब सर यहां पर आप बार बार जब ऑडिट वर्ड का रेफरेंस दे रहे हो, हमारा पूरा डिस्कशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के अराउंड ही है. सर ऑडिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल था, एग्जामिनेशन करने का है. किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. वर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वहां पे. सर क्या वो सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल था? यस. स्मॉल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कोई सा भी कंपनी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज. सर ऑडिटर का मेन काम क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. अच्छा एक बात बताओ, ओपिनियन तक आने से पहले क्या मैं बोल सकता हूं? 2 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी. नंबर 1, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं, आर दे प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF? व्हाट इज एप्लीकेबल FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का तरीका. इंडिया में क्या एप्लीकेबल है? AS/IND AS. कुछ कंपनीज के लिए AS है, कुछ के लिए IND AS है. पर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? एज पर शेड्यूल 3. कैन आई से दैट इज माई FRF विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडियन कंपनीज. तो आपने ऐसा अकाउंटिंग किया या नहीं किया, मेरे को चेक करना पड़ेगा. दूसरा, सेम चीज को अलग शब्दों में बोलते हैं.
कि जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया, मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। कैसा ऑडिट एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उससे मुझे क्या मिलेगा? अश्योरेंस। बट सर याद रखना, ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस मिलता है? रीजनेबल अश्योरेंस। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ में आया था। एब्सोल्यूट क्यों नहीं मिलेगा? कंफर्मेशन नहीं दिया था आपने। बट रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस। तो कैन आई से इफ दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, आई विल गिव अ क्लीन ओपिनियन. That is where we talk about how many types of opinion do we have? How many types of opinion do we have? Modified and unmodified. Unmodified is also called as clean opinion when financial statements are free from material mistake. Modified कब आता है? दो सिचुएशन में, जब आपको मटेरियल स्टेटमेंट मिल गए हैं या आपको इतना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है कि सर ऐसा लग रहा है देयर कैन बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। दो सिचुएशन में मॉडिफिकेशन आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस डू वी हैव? कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड दो सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है, जब आपको मटेरियल स्टेटमेंट मिला जो कि मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। सर दूसरा, आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला और आपको लग रहा है जो पॉसिबल गलतियां हो सकती है वो मटेरियल तो है बट परवेजिव शायद नहीं होगी, तो क्या बोलोगे आप? क्वालिफाइड ओपिनियन। सर एडवर्स एक ही केस है, जब आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं लग रहा है, ऐसे सिग्निफिकेंट मटेरियल स्टेटमेंट्स मिले हैं जहां आप क्लियरली बोलना चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तब क्या आएगा? एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर एकदम रेयर है, जब ऑडिटर को लिटरली काम ही ना करने दिया जाए, उसके ऑडिट के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बहुत रेयरली। और याद है क्या, एक सिचुएशन बताया था, हो सकता है इंडिविजुअली हर एरिया के बारे में एविडेंस मिला बट कलेक्टिवली इतना अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कि मुझे लग रहा है एविडेंस मिलने के बावजूद भी आई कैन नॉट अराइव एट अ ओपिनियन, सो आई कैन स्टिल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा एक बात और बताया था, कभी भी मॉडिफिकेशन देने से पहले क्या आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए अबाउट द मिसस्टेटमेंट्स? शुड यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स? वो ठीक करते तो अच्छा बात, ठीक नहीं करेंगे तो क्या दोगे आप? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर है क्या? पक्का? Then we came to SA 706. We talked about two more paragraphs. Emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. EOM में सर ऐसा मैटर आएगा which is presented or disclosed in financial statement. And सर EOM में आने वाला मैटर इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, बट क्या समझना है उसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब EOM में आने वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर मैटर सर ऐसा मैटर विच विल नॉट कम और मतलब विच इज नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड सर ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर ऑडिटर का रिपोर्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैटर आ जाएगा अंडर अदर मैटर पैराग्राफ। क्या आपको डेफिनेशंस दोनों का लॉजिक और एग्जांपल्स क्लियर है क्या? पक्का? ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं वापस आपको बोलता हूं, ये सारे स्टैंडर्ड 700, 705, 706 आई हैव टू कम बैक, आई विल रिविजिट, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ी है जो आप अभी नहीं समझ सकते हो। बट पहले ये 4-5 दिन का ऑब्जेक्टिव एक ही था। फर्स्ट डे वॉज लिटरली ऑडिट क्या होता है। सेकेंड डे व्हेन वी जंप्ड ऑन टू दीज स्टैंडर्ड्स, आपको ऑडिट में ये पता होना चाहिए हम रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं। अगर उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गया ना, एंड आई टेल यू व्हाट, सिर्फ मैं रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा ना 1 घंटा, आपको उतना सही में समझ में नहीं आएगा। पहले आपको मजा बहुत है पर समझ में नहीं आएगा। जब आप सही में उसको रिपोर्ट को ब्रेक कर करके अलग अलग पार्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का ट्राई करोगे, भले फोर्सफुली होगा, मतलब मॉडिफिकेशन आई एम श्योर वाज फोर्सफुल कि यार ये तो जबरदस्ती समझाने टका रहा है कि एडवर्स आएगा, मान ले तुम, समझ लो मेरे बात, मतलब आवाज भी, टोन भी ऐसा हो जाता है। बट एटलीस्ट उसकी वजह से आप कुछ लैंग्वेज रीड करना शुरू करते हो। अब जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे, जब नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे, मैं आपको एक चीज लिख के बोलता हूं, हर स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे घूम फिर के आखिरी में कहीं ना कहीं 705 आएगा हमेशा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद एक ही कंक्लूजन होता है, ओपिनियन क्या देना है। और ओपिनियन नॉर्मली तो क्लीन ही आता ना यार, चीजें बदलेगी कब? 705 में बदलेगी ना यार। वो हर स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग तेरे को बेटर लगेगा क्योंकि तेरे को मालूम है 3 मॉडिफिकेशन है,
और जब भी मैं तेरे को बोलूंगा ना इस सिचुएशन में डोंट यू थिंक क्वालिफाइड आना चाहिए, तुम रिलेट कर पाओगे। बस वही लॉजिक है, उसके अलावा अगर आप मुझे पूछोगे तो शायद स्टैंडर्ड्स के अंदर रिपोर्ट से शुरू करने का कोई जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, आगे वाले स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, हर स्टैंडर्ड में मेरे को बोलना पड़ेगा ये रिपोर्ट वाला पार्ट छोड़ दे, ये रिपोर्ट वाला पार्ट छोड़ दे। वो लिटरली हर स्टैंडर्ड में होगा। आई अंडरस्टैंड, इधर भी हुआ है, पर इधर कम से कम बेस तो क्रिएट करना अपने शुरू किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑनवर्ड्स हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हम जो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर है उनके स्टैंडर्ड्स पे आएंगे। याद है मैंने आपको एक सीरीज दिया था स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का, 200 से लेकर 700 तक, याद आ रहा है क्या? देखो अभी तक तो ना आपको लग रहा था चलो कम से कम एक बार बोला 700 सीरीज, तो ही इज स्टिल स्टेबल इनफ टू टॉक अबाउट ओनली 700 सीरीज। अब आगे तो बहुत खतरनाक है। मैं कभी भी 200 से शुरू करूंगा, फिर 210 पे चले जाऊंगा, सडनली बोर होगा 500 पे चले जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना एक सीक्वेंस है। समझ रहे हो मेरा बात? देखो ऑडिट ना एक प्रोसेस है, प्रोसेस पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है, समझ रहे हो? और मैंने एज अ लिटरल लेमैन, क्या एक इंसान प्रोसेस को समझ करके एटलीस्ट बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, ये मेरे हिसाब से डिजाइन कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर इट वाज नॉट लाइक दिस, ईयर ऑन ईयर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज प्रोसेस एक पढ़ाना जहां पर मेरे को अगले 40 दिन बात कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस कह रहा हूं, तो मेरे को पता होना चाहिए ऐसा कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस जिससे बच्चा समझ सकता है। जैसे देख, तेरे को मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर डे 1 पे पढ़ाया, अब मैं उस दिन से लेके आज तक हर दिन बार बार यूजर्स वर्ड लेके आता हूं, पर अब मुझे कॉन्फिडेंस है, हाँ तुमको लगा होगा सबको यूजर्स मालूम है, बट मेरे को मालूम है कि मैंने डे 1 पे यूजर्स बताया ना, अब एटलीस्ट 100% हर किसी को मालूम है। जैसे मैंने बताया ऑडिट एविडेंस, उसके बाद बताया एक होता है सफिशिएंट, एक होता है अप्रोप्रिएट। अब मुझे मालूम है हर किसी को वर्ड बताया, तो आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू गो अहेड। डू यू गेट माई पॉइंट? सी मेरा लॉजिक हमेशा ये रहता है कि अगर मुझे मालूम है अगला स्टैंडर्ड आने से पहले कोई एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे को ट्रबल करने वाला है, पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, फिर उस स्टैंडर्ड पे जाऊंगा। एंड ऐसा इसीलिए बीच में कोई भी स्टैंडर्ड आएगा, 200 का कभी भी आएगा, कभी भी 500 आएगा, 500 में बहुत खेलेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, 500, 501, 510, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, लाइक नेवर एंडिंग। ऐसा अगले 10-15 दिन थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड चलेंगे जहां तुमको बहुत अच्छा लगेगा, फिर सडनली बुरे दिन शुरू होंगे जहां पर हम पहुंचेंगे प्लानिंग के अंदर। मतलब ये इतना ड्राई है, इतना और इतना सारा लिखा है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा लिखा है, समझ रहे हो मेरा बात? यहां पर आपको मेरा आवाज और बढ़ते हुए नजर आएगा, समझ रहे हो मेरा बात? नहीं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आई अंडरस्टैंड, किसी को तो क्रोसिन देना पड़ रहा होगा ऑलरेडी, इतना भी नहीं बढ़ेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं एंड दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड आई से आई विल ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, ऑलवेज, एंड नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चन, वो ऑडिट का बेस है यार, उसके बिना प्लानिंग अगर नहीं समझा तो एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग तो वापस सब खराब हो जाएगा। तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं रहेगा, बट एक सीक्वेंस है, सारे स्टैंडर्ड्स का जो मेजोरिटी पार्ट है पहले वो कंप्लीट करेंगे, यू विल बिकम कंफर्टेबल विद द प्रोसीजर, एंड देन आई विल कम बैक टू योर आईसीआई मॉड्यूल। रिमेंबर आई टोल्ड यू, पढ़ना तो आईसीआई मॉड्यूल है लास्ट के अंदर, और उसको खत्म करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको एक मॉड्यूल 2 मिलेगा, मैं आपको बताया था, उसमें जैसे एक चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस, और खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने ये रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए होंगे। एंड मैं तुमको मैच करके दिखा दूंगा कि जो आईसीआई मॉड्यूल में है वो सब तेरे को आता है, और वो सब हमारे ऐसे मॉड्यूल में है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही है, समझा मेरा बात? उसमें तेरे को डरने का बिल्कुल जरूरत। तो सर एक क्वेश्चन पहले बता देता हूं, मेरे को पूछना शुरू करो उसके पहले, डू वी नीड टू रीड आईसीआई मॉड्यूल्स? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू रीड, डोंट ट्राई इट नाउ, लेट मी फिनिश few standards, then I will tell you, go start. तब तुम ओपन करके पढ़ना, क्योंकि रैंडमली पहला चैप्टर ओपन करोगे, एक कोई तो स्टैंडर्ड से आ रहा है, दूसरा कोई तो स्टैंडर्ड से आ रहा है, तेरे को लगेगा सर तो कुछ और ही पढ़ा रहा है, सिलेबस तो है ही नहीं। ऐसा तेरे को लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उस सिलेबस को अपने हिसाब से अपोर्शन करके रखा है, समझ रहे हो मेरा बात? तो प्लीज आईसीआई मॉड्यूल, तो अब हमने क्या करना चाहिए, कल से अज्यूम करना तुम्हारा नया शुरुआत हो रहा है, ठीक है? मेजोरिटी न्यू कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिपोर्ट का रेफरेंसिंग आते जाएगा। मेरे हिसाब से
दिस संडे स्पेंड सम टाइम जो 700 में पढ़ा है, 705 में पढ़ा है, 706 में पढ़ा है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करना ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आपके पास डाउट्स हैं एट दिस स्टेज, अगर हम उसको हमने क्लियर कर लिया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगा. डू यू गेट माई पॉइंट? एंड कुछ कुछ जगह जब मैं बोलूंगा कि ये नहीं हो सकता है, तो उसको समझ लेना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद वो क्लियर हो जाएगा. सो प्लीज संडे स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, तीनों स्टैंडर्ड 700, 705 एंड 706 एक बार जो मैंने मॉड्यूल में लिखा है उतना पढ़ लेना. इज दिस क्लियर टू यू? Are we good? Tomorrow onwards, we will start with the normal audit. Are we good? Thank you all. Bye bye. Have a great day.